बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास। आज हमने जो स्टार्ट कर रखा था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और हमने उसके बारे में, उसमें बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 4 पर जो एक टेबल दी गई है, उस टेबल में जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के। उनमें एक है सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए ये नाम बता रहा है सब एटॉमिक, यानी ये एटम से छोटा ग्रुप है, सब एटॉमिक है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स में आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, हमारे पास होते हैं प्रोटॉन हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये बेसिक पार्टिकल्स हैं, बुनियादी। वैसे तकरीबन एटम के अंदर इस तरह के 100 के करीब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन बुनियादी यही 3 हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मेजॉन्स हैं, एंटी मेजॉन्स हैं, और भी हैं, 100 के करीब हैं तकरीबन। अब इसके अलावा है एटम। एटम हम कहते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हम अक्सर पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किस चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एक एलिमेंट का। और एलिमेंट के जो खसूसियात एलिमेंट की होती है ना, वो एक एटम की भी होती हैं। मैं आपको ज़रा यूँ अगर इसको समझा दूँ एटम और एलिमेंट का ताल्लुक, आप ऐसे समझ लें, अगर आप एक चीनी की बोरी लेना तो उस चीनी की बोरी के अंदर चीनी होगी। चाहे आप जहाँ से भी चीनी उठा लें उसका जायका एक जैसा होगा। इसी तरह एलिमेंट के अंदर बेशुमार एटम्स होते हैं, लेकिन एक जैसे एटम होते हैं। जैसे कार्बन का एलिमेंट होगा तो उसमें सारे एटम्स कार्बन के होंगे। हाइड्रोजन का एलिमेंट होगा तो उसमें सारे एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। लिहाजा फिर हम चाहे वो कार्बन के एलिमेंट को देखें या एटम को, दोनों की खसूसियात मिलती जुलती होंगी। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। देखें, जब एटम्स आपस में मिलते हैं ना, आयोनिक या कोविलेंट बॉन्ड के थ्रू, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब आपको पता है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल की मिसाल हम पानी है, स्टार्च है, लिपिड्स हैं, ठीक है, ये उनकी मिसालों में आते हैं। फिर जब ऑर्गेनेली की बात करें, हमें ये भी पता है ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद ये क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड हैं, ठीक है, और भी बेशुमार ऑर्गेनेलीज हमने 9th में भी पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। वो ऑर्गेनेलीज किससे मिलते हैं? माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल से। फिर ये ऑर्गेनेलीज मजमूई तौर पर एक सेल बनाते हैं। सेल दरअसल क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का एक यूनिट है, या हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, साख्त और फेल की इकाई, क्योंकि बनावट और फंक्शन दोनों ही सेल्स की वजह से हैं। सेल भी हैं, नर्वस सेल होता है, ठीक है, मसल सेल्स हैं, ये सेल्स के इकसाम्स हैं। फिर बात करते हैं टिश्यूज़ की, और हमें ये पता है कि एक जैसे सेल्स, मिलते जुलते सेल्स, एक जैसे सेल्स जो इनका फंक्शन एक जैसा हो, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हो, वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यूज़ में हमें पता है भाई, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है, नर्वस टिश्यू हो गया, जाइलम टिश्यू हो गया, फ्लोएम टिश्यू हो गया, मस्कुलर, एपिथेलियल, ये सारे टिश्यूज़ की इकसाम हैं। फिर आर्गन की बात करें तो हमें पता है कि भाई रिलेटेड फंक्शंस वाले टिश्यूज़, रिलेटेड जिनके काम वाबस्ता हों, उन ऐसे टिश्यूज़ जिनके काम वाबस्ता हों, रिलेटेड फंक्शन हो, वो मिलके क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं। और आर्गन के अंदर हमें पता है ब्रेन हो गया, ये भी आर्गन है, हार्ट हो गया, स्टोमिक हो गया, ये आर्गन की टाइप है। स्टोमिक। आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम में क्या होता है कि बेशुमार आर्गन्स मिलते हैं। फिर मैं कहूँगा इनके फंक्शंस भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो रिलेटेड फंक्शंस वाले जो हमारे पास आर्गन्स हैं वो आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद आर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसा कि नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि बेशुमार आर्गन्स पर मुश्तमिल होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई जब आर्गन और आर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो ये एक पूरा जानदार बना देते हैं, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, इसी तरह एंटीलोप हो गया, ठीक है। अब एंटीलोप जो है ये एक अमेरिका, शुमाली अमेरिका के अंदर पाया जाने वाला एक जानवर है जो कि हिरन से मिलता जुलता है। अच्छा जी, इसके अलावा ह्यूमंस हो गए।
ह्यूमंस भी साफ ज़ाहिर है वो मल्टी सेलुलर के अंदर आता है। फिर बात करें अगर स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ हम कहते हैं ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होते हैं। यानी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से मुराद है इनके बच्चे भी आगे अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। याद रखिएगा, स्पीशीज़ की डेफिनेशन उस वक्त तक मुमकिन नहीं है या ठीक नहीं है जब तक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक उनके बच्चों की बात नहीं करेंगे कि उनके बच्चे भी आगे अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। जब ये बात करते हैं यानी आपस में जिनसी तौलीद भी कर सकते हो और उनके जो बच्चे पैदा हों वो भी आगे अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखते हो, तो स्पीशीज़। ह्यूमन भी एक स्पीशीज़ है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होता है भाई? अगर एक वक्त में एक ही जगह पर एक ही किस्म की स्पीशीज़ मौजूद हों, एक वक्त में एक जगह पर एक ही किस्म की स्पीशीज़ मौजूद हों, वो पॉपुलेशन कहलाती हैं। ठीक है, अगर एंटीलोप एक जगह पर मौजूद हो बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा तादाद में अगर मौजूद हो तो। फिर कम्युनिटी की बात है। कम्युनिटी में एक से ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी घर के अंदर इंसान भी रहते हैं, बिल्लियाँ भी हों, चूहे भी हों, ठीक है, कोई जानवर भी हों, तो वहाँ पर बेशुमार स्पीशीज़ मौजूद होते हैं। इंसानों की स्पीशीज़, बिल्ली की या इंसानों की पॉपुलेशन, बिल्ली की पॉपुलेशन, चूहे की पॉपुलेशन, किसी और जानवर की पॉपुलेशन, वो मिलकर क्या बना रहे होते हैं? कम्युनिटी बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम कहेंगे एक ही वक्त में एक ही जगह पर अगर ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद हो तो वो मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। फिर बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम दरअसल क्या है? इकोसिस्टम हम कहते हैं कि जानदारों का बेजान अज़्ज़ा के साथ ताल्लुक़ बनाकर रहना। अब देखिए, हम अगर इंसान हैं, अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा भी बेजान अज़्ज़ा के साथ जो है ना ताल्लुक़ रहता है, हम उनसे वाबस्ता रहते हैं, हमारा उनके साथ रिलेशन है। लिहाजा जब हम स्टडी करते हैं जानदारों को किसके साथ, उनके बेजान इस दुनिया के या इस कायनात के, इस यूनिवर्स के बेजान अज़्ज़ा के साथ, तो वो किस में आता है? इकोसिस्टम में आता है। आखिरी बात है वो है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर हमारे पास क्या है? हम कहते हैं दुनिया का वो हिस्सा या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जहाँ पर जानदार पाए जाते हैं, जो एरिया इनहिबिटेड है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिंदा जानदार जिस एरिया पर मौजूद हैं, उस हिस्से को हम क्या नाम देंगे? बायोस्फीयर का नाम देंगे। आप इस टेबल को देखिए, इसको पढ़िए, कोई भी मसला हो तो फिर डिस्कशन में हमसे पूछिए, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।